प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए गुरुवार को इटली पहुंचने वाले हैं। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के अपुलिया जाएंगे। यह शिखर सम्मेलन 14 जून को आयोजित किया जाएगा, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत का इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में शामिल होना अपने आप में बहुत खास है। ये लगातार तीसरे कार्यकाल में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। इससे उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित अन्य विश्व नेताओं के साथ भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। G7 के लिए भारत का बढ़ता महत्व स्पष्ट हो जाता है। पिछले कुछ सालों में भारत को नियमित रूप से G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में आमंत्रित किया गया है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। भारत ने हाल ही में अपने G20 अध्यक्षता संपन्न की है और भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बन चुका है। भारत में पिछले G7 शिखर सम्मेलन में की गई अपनी भागीदारी में हमेशा ग्लोबल साउथ के मुद्दों को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया है। पिछले G7 शिखर सम्मेलन की परंपरा के अनुरूप ही G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में इटली द्वारा कई राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन के इस आउटरीच सत्र में ये भारत की 11वीं और पीएम मोदी की 5वीं सहभागिता होगी। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प के बीच इस यात्रा के और क्या लाभ होंगे, ये देखना होगा जब ये यात्रा संपन्न होगी। Minister's upcoming visit to Italy for the G7 summit in Apulia, Italy. At the invitation of Honorable Prime Minister of Italy, Honorable Prime Minister Modi ji will be travelling to Apulia, Italy tomorrow to participate in the 50th G7 summit, which is to be held there on 14th of June, that's day after tomorrow, where India has been invited as an outreach country. हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी। कुमार राकेश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई पड़ रही है। कुमार राकेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये इटली यात्रा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया, इसका क्या मतलब है और किस तरह से ये भारत के लिए गर्व की बात है? देखिए, आउटरीच देश जो है एक टेक्निकल टर्म है जिसमें कि उसको मित्र देश भी बोल सकते हैं। आप उसको हिंदी में विशेष करेंगे, जो रीच से बाहर था हमारा रीच में आ रहा है, बिल्कुल तो कई मायने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि G7 को लेकर के भारत जो है कई बार G7 की मीटिंग में पिछले 10 वर्षों में भी, उसके पहले भी उपस्थिति रही है भारत की, वहाँ पे भागीदारी रही है। जब से एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है G7 में और जो एक्सटेंड होने की बात हो रही है G20, तो G20 में G7 के सारे देश हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, अभी जो मेलोनी है, मैडम मेलोनी जो पीएम ऑफ इटली हैं, उन्होंने एकदम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की तर्ज पे शासन चला रही है वहाँ पे। उन्होंने कई मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया, जो भी इस तरह से माइनॉरिटी जो बिला वजह जो ऑब्स्टिकल खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, दिक्कत कोशिश करके, तो एक वेवलेंथ है, उनसे मिलता भी है। और ये तीसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 3O वाला जो सरकार बनी है तीसरी बार लगातार 62 साल के बाद इतिहास में, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये पहली विदेश यात्रा होगी। हालांकि मैं आपको बताऊं, आज बताने की स्थिति में हूँ कि 1 महीने से ये तय थी यात्रा। तो 13-14 2 दिन का मीटिंग है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का इतिहास, यानी कि उनका आत्मविश्वास कहिए कि भाई जीतना है, सरकार बनना है। जैसे कि उन्होंने देखा कई टीवी इंटरव्यू में 100 डेज और 125 दिनों का, 100 दिनों का और 125 दिनों का, तो उन्होंने एजेंडा सेट कर रखा था। आपने देखा होगा कल से उस पर काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, मतलब एक खुद ही सब 8 बजे के पहले पहुंच गए, होड़ मच गई मंत्रालयों में और मंत्रियों में कि भाई सबसे पहले कौन पहुंच गया। 10 बजे तक सभी लोग, 10 साढ़े 10 तक सभी लोगों ने अपने अपने प्रभार ले लिए। तो कहने का मतलब जो सरकार है और सुशासन है और जो एक परिणाम है, और वैदेशिक फ्रंट पे देखिए विदेश नीति में भारत कितना पहले से मजबूत हुआ है। क्वाड करके संस्था है जहाँ 4 ही देश हैं, उसमें भारत एक है। इस तरह से जैसे ब्रिक्स, तो जितने विदेशी फ्रंट पे भारत मजबूत
पहले से ये भारत की शक्ति है। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी की वो कहिए कि एक पावर कहिए और उनका विश्वसनीयता कहिए कि कतर में 8 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, 8 लोगों को, और उसको 8 भारतीयों को। और सोचिए उसको ये अपना रसूख दीजिए, अपना क्रेडिबिलिटी देखिए कि वहां से वो निकाल करके ले आए, है ना। जिस तरह से यूक्रेन में अपने बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे ने कहा कि हम भारत के झंडे में छुप करके आए हैं, नहीं तो लोग मार देते। तो ये सब जो विदेश फ्रंट पे जो काम हुआ है, जैसे कि बाइडेन का देखा आपने वायरल हुआ वीडियो, पापा न्यू गिनियो के प्रधानमंत्री ने पैर छू के आशीर्वाद लिया, गुयाना के राष्ट्रपति आए थे 2023 में इंदौर प्रवासी भारतीय दिवस में, मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि मोदी जी नहीं होते तो हमारा देश नहीं बचता। तो इस जो कोरोना में जो भी उन्होंने पहले कभी कभी एक वैक्सीन में हमें 10 साल 15 साल लगते थे, पूरे देश में पूरे विश्व में बढ़ता था, हमारे पास आया, अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हो पाया देश, बच गए लोग। लेकिन ये पहली बार हुआ विश्व, भारत के इतिहास में भी, विश्व के इतिहास में, कि भारत ने पहली वैक्सीन बनाया भी, जहां जरूरत था बेचा भी, और 100 से लोगों को दान भी किया। जो हमारा कल्चर है, भारत की जो समेकित जो संस्कृति है हमारा कुटुंबकम का, उसका हमने पालन किया। तो कहने का मतलब है कि ये जो यात्रा है G7 है, अब मुझे लगता है आने वाले दिन में G20 हो जाएगा। और G20 में जिस बार हम लोगों ने जिस तरह से मेहमानबाजी किया, और अफ्रीकन यूनियन, वो भी भारत का ही इनिशिएटिव है, पिछले 10 वर्षों में एक ग्रुप बनाया इन्होंने अफ्रीकन यूनियन का, जिसमें 54 देश हैं अफ्रीका के, और एक अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बना करके G20 को कितना मजबूत किया, और भारत की जो पेश कर देगी, जो भारत की जो ताकत है या भारत का जो प्रभाव है उसको भी आगे बढ़ाया। तो ये जो यात्रा है, मतलब अपने आप में महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद, तो इसलिए उसको हम बिल्कुल कुमार राकेश, लेकिन अगर आप देखें 10 सालों में हम लोकतांत्रिक अगर देशों की बात करें तो इसमें कई जो राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री है कई बदल चुके हैं देशों में, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हालांकि इस बार एनडीए की सरकार है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, ये एक मैं विपक्ष का एक नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, इसमें आप हम फंसते हैं मीडिया वाले, उनको नहीं फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, 2019 में भी एनडीए की सरकार, लेकिन इस यात्रा से संदर्भ में अगर इसको हम देखें, पहले जब भी नरेंद्र मोदी गए तो पूर्ण बहुमत के साथ अपने ही दम पर बीजेपी की बात करें, भले एनडीए की सरकार थी, लेकिन इस बार सहयोगी पार्टियों के बहुमत के साथ वो सरकार उन्होंने बनाई है, पहले बीजेपी अपने दम पर थी। तो क्या कुछ आपको लगता है कि आत्मविश्वास पहले से ज्यादा होगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, या फिर थोड़ा सा स्थिर होगा कि इस बार सहयोगी पार्टियों के साथ में प्रधानमंत्री बनाऊं? देखिए, ये अटल जी की सरकार चली, ठीक है, अटल जी की क्रेडिबिलिटी थी, 1998 में कांग्रेस ने गिराया एक वोट से, है ना, और वो उसमें भी आज तक सरकार को गिराने का और अस्थायी रूप देने का कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, देश को अस्थिर करने का। अभी देखिए इस पूरे 71 चेहरे में 11 सहयोगी दल के हैं, ठीक है, 11, उसमें से जो 34 चेहरे हैं, 34 चेहरे कंटिन्यूटी फॉर द डेवलपमेंट वाले फॉर्मूले पे सेम वही है। उसके अलावा 9 मंत्रालय जो हैं, जिसमें कि के जो मंत्रालय हैं, विदेश हो गया, वित्त हो गया, गृह हो गया, रक्षा हो गया, उसके अलावा एजुकेशन हो गया। तो जिस तरह से पहले जब विदेश में जाया करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के सम्मेलन में, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ या जिस दृढ़ निश्चय के साथ वो फैसला लेते थे, वही चीजें इस बार भी देखने को मिलेंगी। क्या बात कर दी आपने, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री वही है, 9 सहयोगी दलों के बावजूद सभी मंत्रालय वही हैं, मंत्री भी वही है, विदेश मंत्री भी वही है, तो कॉन्फिडेंस में कहाँ का कमी आएगी? बिल्कुल तो जी बिल्कुल कुमार राकेश जी, एक और अहम सवाल कि इस यात्रा से भारत को क्या कुछ इसमें फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, भारत का देखिए मान सम्मान बढ़ रहा है और बढ़ेगा, इसमें फायदा देखिए होता क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, वैदेशिक नीति पे, ये एक तरह से मूल रूप समझिए इसका है गिव एंड टेक की बात होती है, सम्मान दीजिए सम्मान लीजिए, बिजनेस दीजिए बिजनेस लीजिए, है ना, दोनों फ्रंट पे, है ना। उसमें आर्थिक की दोस्ती की बात भी आती है, उसमें एक सामाजिक की भी आती है, और एक अगले फ्रंट पे भी आती है। तो ये जो होता है वैदेशिक नीति के तहत, इसमें आपके संबंध कितने अच्छे हैं उस पर डिपेंड करता है कि एक देश, वो भी मुस्लिम देश कतर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8 देशों को फांसी की सजा सुना देता है, ये रसूख है,
ये क्रेडिबिलिटी है, बिल्कुल। ये पहचान है, ये ताकत है नए भारत की, तो उनको सजा मुक्त होता है या माफ किया जाता है। बिल्कुल। तो प्रावधान अपने भारत में भी माफी का प्रावधान है, राष्ट्रपति के पास भी है, प्रधानमंत्री के पास भी है, कैबिनेट के पास है, लेकिन वहां जो किया गया वो तो आज तक अप्रत्याशित था, कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। जी। ऐसे कई, जैसे यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे व्यापार की बात कर रहा हूँ, अभी 18 से ज्यादा देशों में हमारे रुपए में व्यापार हो रहा है। 18 से ज्यादा देशों में, आपको नाम दे सकता हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी। 10 देशों में और बढ़ने वाला है। लोग कह रहे हैं डॉलर हो गया, डॉलर हो गया। अरे डॉलर ही डिक्टेट नहीं करेगा टर्म। अमेरिका की जो आंतरिक स्थिति है एक तरह से खोखलेपन के दौर से गुजर रही है। बिल्कुल। और मुझे लगता है शायद हम एक दिन वो भी देखेंगे कि अभी तो हम 5वें पायदान में, एक दिन वो भी आएगा कि जब भारत पहले पायदान पर होगा, भारत की इकॉनमी पूरी दुनिया में पहले पायदान पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार राकेश जी। समय कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करता, क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा जारी थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।